और हेमंत के अलावा? रैना? मैम मैं निभा? नितिभा है ना? क्या नाम है ये? नितिभा है? निभा? निभा कैसा नाम है? निभा क्या नाम है ये? परवेश? मैम ईमेल आईडी है। मम्मी का नाम निभा ही है? यस मैम। अच्छा। सर बोल रहे हैं। आरुषि बताएगी। आरुषि बताओ। मैम पहला लॉ था कि इनर्शिया वाला था उसमें कि हाँ, इनर्शिया वाला था। इनर्शिया क्या कहता है? कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका है तो वो रुका ही रहेगा और कोई मोशन में तो मोशन में रहेगा जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते हैं। और दूसरा वाला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था उसमें F directly proportional dp over dt. जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम के। और तीसरा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वेरी गुड, ठीक है। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कौन बताएगा इलेबोरेटली ढंग से? और कोई? चलो, और निभा बताओ सेकेंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? मैं बताऊं? हाँ, The time rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the net applied force on the body. वाह, एकदम बढ़िया याद कर रखा है। याद तो बहुत अच्छे से कर रखा है। ठीक है, तो यही सब फोर्सेस वगैरह आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। देखो, बेसिक चीजें तो एनएलएम की तुम सबको पता है। न्यूटन्स के फोर्स क्या होते हैं, क्या इनर्शिया है, क्या सब चीजें हैं। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे अप्लाई करना। ठीक है, क्वेश्चंस पे। बेसिक कौन से 5 फोर्सेस होते हैं बेटा, जो हम लोग किसी भी अगर डायग्राम को बनाते हैं तो जहां हम कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, कॉमन फोर्सेस? Tension force. टेंशन, वेरी गुड। और Spring force. Normal. नॉर्मल, वेरी गुड। वेट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और Frictional force. फ्रिक्शन, बिल्कुल। Weight. कॉन्करेंट फोर्सेस। है ना? यही कुछ फोर्सेस हैं जो हम जब पढ़ते हैं, जब क्वेश्चंस डायग्राम बनाते हैं तो इसमें ये वाली कुछ फोर्सेस बनानी पड़ती है ना? तो यही आज हम लोग इन्हीं से ही स्टार्ट करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह से, कि कैसे क्वेश्चंस में फ्री बॉडी डायग्राम से कैसे फोर्स निकालते हैं और अपना आंसर लेके आते हैं। नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, रेनमैन प्रॉब्लम। अब तुमने रिवर मैन पढ़ ली तो अब तो रेनमैन तो खुद कर सकते हो। ओके मैम। कर सकते हो ना? एक बार खुद करने की कोशिश करना। उसके अंदर जो तुम्हारे डाउट हो 2-3 क्वेश्चंस वो ले आना। हम वो तुमसे जो डीपीपी दी थी वो बन गई थी? बनाई है डीपीपी? यस मैम, कुछ यस मैम। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, उन्हें भेज देना, उन्हें सॉल्व कर लेंगे।
ओके नहीं, ठीक है। स्क्रीन शेयर्ड है, स्क्रीन नहीं शेयर करी मैंने, कर दी ना स्क्रीन शेयर, स्क्रीन तो शेयर है। स्क्रीन दिख रही है भाई, बोल दिया करो, बता दिया करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पढ़ेंगे, एनएलएम पढ़ेंगे, जो बेसिक है मैं फटाफट कवर करती हूँ। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब अगर किसी भी मोशन में जब भी चेंज होता है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है उस किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में, जिस डायरेक्शन में चलता है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, तो है ना। ये सब बेसिक है, ये चीजें सबको पता है। न्यूटन्स का पहला लॉ यही होता है जिसे हम मोमेंट ऑफ किसका क्या बोलते हैं, इनर्शिया का लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अपना माइक म्यूट रखें सभी लोग। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो जब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, है ना। कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया दो तरीका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट में है कोई बॉडी तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है, अगर हमें उसकी डायरेक्शन को चेंज कराना है तो डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए भी हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ये कहता है इनर्शिया का लॉ, ठीक है। तो इनर्शिया का मेजर क्या है, मास। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उस बॉडी का इनर्शिया होगा, दैट मीन्स उतना ही ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉडी के मोशन को या डायरेक्शन को चेंज कराने में। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो लेस मास लेस इनर्शिया, मोर मास मोर इनर्शिया, करेक्ट। ये वाला डायग्राम सबने देखा होगा कि अगर गाड़ी चल रही होती है आगे और एकदम से ब्रेक लगता है तो हम कहाँ झुकते हैं, हमारे क्या होता है। अगर हम रेस्ट में हैं और गाड़ी चल रही है और एकदम से गाड़ी रुक जाती है आगे की तरफ तो हम हमारी बॉडी कहाँ हो जाती है, हमारी बॉडी आगे की तरफ ही रहती है तो हम आगे की तरफ झुकते हैं, करेक्ट। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। इफ अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विल एक्सीलरेट। अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं। अब हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0, इस नेट फोर्स का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है। ये अभी किसी ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। कैसा ग्राउंड है, स्मूथ मान लेते हैं, ठीक है, स्मूथ है। यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और मैंने यहाँ पर फिर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, क्या ये ऑब्जेक्ट अभी किस में होगा, ये ऑब्जेक्ट Rest. दोनों तरफ लगने वाले फोर्सेस कैसी हैं, ये भी बराबर ये भी बराबर। यानी इस ऑब्जेक्ट का एफ नेट क्या है, इस ऑब्जेक्ट का अभी एफ नेट 0 है। और फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन। जब आप मास इंटू एक्सिलरेशन जो ये लिखते हो ना, ये एफ क्या है, ये कौन सा एफ होता है, ये एफ नेट लेते हैं हम। कौन सा फोर्स होता है, ये नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो किसी भी फोर्स पे किसी भी ऑब्जेक्ट तभी एक्सिलरेट करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी एक्सिलरेशन पे होगा जब उसके पास एफ नेट होगा। देखो फोर्सेस तो यहाँ भी लग रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स लग रहे हैं, बट इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स 0 होने की वजह से ऑब्जेक्ट किसमें नहीं रहेगा, कोई एक्सिलरेशन नहीं है, नेट फोर्स 0 है। एक्सिलरेशन के लिए नेट फोर्स चाहिए होगा। मैम इसमें पता कैसे लगे नेट फोर्स 0 है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है ना इस वाले ऑब्जेक्ट में, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर लगे होंगे तो नेट फोर्स 0 होगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना फोर्सेस के, तो नेट फोर्स निकालेंगे हम लोग, आ जाओ। तो क्या कहता है सेकंड लॉ, द नेट फोर्स किसके बराबर, द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट acting on an object, the object will accelerate and the acceleration depend on net force and the inversely proportional to is mass. तो F net equals to ma के बराबर होता है, वो यहाँ पर बताया गया है। Acceleration is equals to F net by m। ये जो यहाँ पे लाइन लिखी है acceleration equals to net force upon m, ये याद रखना, आगे बहुत काम आएगी। Acceleration equals to net force upon m, ठीक है। दूसरा फिर तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आता है कि एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हो, तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम। तो एफ नेट का तुमने एक और फॉर्मूला देखा होगा, डीपी बाय dt, है ना, देखा है ना।
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। ये पूरी इक्वेशन होती है। देखो, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied and take place in the direction in which the force act। तो ये एक सही इक्वेशन है जो कहती है कि बॉडी का मोमेंटम में चेंज वही उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपने नेट फोर्स को अप्लाई किया है। बात समझ में आई? बॉडी का मोमेंटम का जो नेट चेंज होएगा वो उसी डायरेक्शन के अलोंग आएगा जहां पर आपने नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट का है। तो ये वो कहती है ये इक्वेशन। ये बेसिक क्वेश्चन है। फिर आता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स होता है कि अगर हम बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लिए बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे तुमने क्रिकेट का एग्जांपल देखा होगा। क्रिकेट के एग्जांपल में जो वो बॉलर होता है उस बॉल को थ्रो करता है और वो बॉल उस बैट पे जाके कुछ मिली सेकेंड्स के लिए हिट करती है, कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए। उसको हिट करने के बाद वो बॉल क्या करती है, बहुत स्पीड से आगे जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो मोमेंटम का चेंज है वो काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई हुआ उस बॉल पे कितने समय में, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, और जिसकी वजह से मोमेंटम में क्या आएगा, बहुत बड़ा फाइनाइट चेंज देखने को मिलेगा। तो इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं बेटा? इंपल्सिव फोर्स। यानी ये कैसे फोर्स है? लार्ज फोर्स है और कितनी ड्यूरेशन के लिए लगते हैं? बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्स। बात समझ में आई? इंपल्सिव फोर्स किसके बराबर होता है? देखो, इंपल्स किसके बराबर आई? एवरेज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम। और अभी तुमने क्या सीखा है? F इक्वल्स टू dp बाई dt। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम को ले जाऊं तो एफ डी टी मेरा किसके बराबर आ जाएगा बेटा? चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स किसके बराबर होती है? और याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इम्पल्स और किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ये याद रखना, इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स के दो फॉर्मूले हैं, ये हमें पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। ये बेसिक थ्योरी है, ठीक है, ये मैं ज्यादा नहीं पढ़ाती, इसलिए फटाफट फटाफट करके अपना एफबीडी पे चलेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। करो फटाफट। हो गया? देखो, बॉल का मास तो चेंज हो नहीं सकता। बैटमैन हिट ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। इम्पल्स किसके बराबर है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज निकाल दो आप डायरेक्शन के साथ। तो ये क्या कह रहा है? डायरेक्ट, इसने वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं लेके आया बट डायरेक्शन चेंज कर दी। तो कितना मोमेंटम हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एमवी हो जाएगा ना, टू टाइम्स ऑफ एमवी। बात समझ में आई? डायरेक्शन चेंज करिए ना। देखो, मान लो तुम्हारा यहाँ बैट्समैन है, ये बॉल आ रही है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी से, ये इस बैट से टकराई और फिर से वापस इसी डायरेक्शन में चली गई। यही है ना, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है बट तुम्हारे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। यानी v फाइनल भी किसके बराबर है? v इनिशियल के। बस डायरेक्शन चेंज हो गई। चेंज तुम्हारा इम्पल्स किसके बराबर है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या लिखोगे तुम? p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो m v फाइनल माइनस m v इनिशियल। तो v फाइनल किस डायरेक्शन में है? देखो, अपोजिट डायरेक्शन में एज कंपेयर टू इनिशियल। तो ये तुम्हारा माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एम वी। करेक्ट। मास कितना दिया हुआ है तुम्हें? जो भी दिया हुआ है देख लेते हैं। 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है मास? 0.12। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा? 10। तो ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, कितना आ जाएगा? 2.4 न्यूटन। 2.4 मैम। तो यहाँ पर डायरेक्शन का था कि अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम रहा बट डायरेक्शन चेंज हो गई। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है भाई? वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब विद डायरेक्शंस लेंगे, है ना, विद डायरेक्शंस के साथ लोगे। इनिशियली डायरेक्शन ये थी,
फाइनली ये हो गई, तो मतलब तुम्हारी डायरेक्शन के साथ चेंज हुआ है, तो साइन अपोजिट आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? 2mv क्यों आया? हाँ तो और क्या आएगा फिर? 2mv तो आएगा भाई। mv फाइनल माइनस v इनिशियल है। कौन सी वाली वेलोसिटी को कहाँ मानना चाहते हो? मान लो इनिशियल डायरेक्शन को क्या ले लो, इनिशियल डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। तो इनिशियल वाली किस डायरेक्शन में है? आगे की तरफ। v फाइनल जब वापस आएगी तो वो माइनस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। तो -2mv, माइनस साइन यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है कि मोमेंटम का चेंज कहाँ आया है। और क्या आएगा? v फाइनल की वैल्यू तो सेम है ना। बात समझ नहीं आ रही? समझ नहीं आया बेटा? यहाँ तो बहुत इजी करना है, बस फॉर्मूला ही रखना है। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमने सॉल्यूशन ही दिखा दिया क्या? हाँ, एक बैटमैन डिफ्लेक्ट ए बॉल बाय एन एंगल 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक बैटमैन क्या करता है, बॉल को 45 डिग्री से चेंज कर देता है, बट उसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, स्पीड उतनी रहती है, बट डिफ्लेक्शन में चेंज आया। तो व्हाट इज द इंपल्स? तो इंपल्स का फॉर्मूला यहाँ पर फिर से क्या लगाओगे? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। बट यहाँ पर अब आपको डायरेक्शंस लेनी पड़ेंगी, ठीक है। करके देखो एक बार। देखो, ये बॉल ऐसे आ रही है, कितने डिग्री से डिफ्लेक्ट कर देगा? कितने एंगल से डिफ्लेक्ट करी बॉल को? 45 डिग्री से। देखा भाई, यहां से ये बॉल आई, ये बॉल टकराई, तो इस बैट्समैन ने उसको कितने डिग्री से डिफ्लेक्ट करा? 45 डिग्री से। तो जितनी वेलोसिटी से आया था उतनी वेलोसिटी से ही फेंका है, जितनी वेलोसिटी से आया था उतनी वेलोसिटी से ही थ्रो किया है, बट डायरेक्शन चेंज हो गई। क्या मैं इन वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स के डायरेक्शन कर सकती हूँ? देखो, ये 45 डिग्री है, तो हम इसके डायरेक्शन ले सकते हैं हाफ हाफ करके। अब वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लो, साइन कहाँ पे आएगा और कॉस कहाँ पे आएगा? मैं दिखाया नहीं हुआ डायग्राम में। देखो डायरेक्शंस कैसे लेंगे। देखो, मान लो मैंने यहाँ पर ये ऐसे ना हॉरिजॉन्टल के साथ एक लाइन एंगल बना दिया, ये एंगल भी कुछ थीटा होगा बेटा, ये एंगल भी, क्योंकि बराबर हिस्सों में बटा है, ये भी एंगल एक थीटा है। मान लो मेरी ये इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा u का? ये कंपोनेंट u का u cos थीटा हो गया। ये कंपोनेंट ऊपर वाला ये कौन सा बनेगा? u का u sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है। v का देखो, अब v वाली वेलोसिटी को भी चेंज कर लो। v वाली वेलोसिटी, अगर v वाली वेलोसिटी का ये एंगल थीटा है, तो ये कौन सा एंगल हुआ? v cos थीटा। और ये वाला कौन सा कंपोनेंट बनेगा? v sin थीटा। अगर एंगल बराबर है, v की वैल्यू बराबर है, तो u sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे। बात देखो भाई, u sin थीटा कैंसिल हो गए, बिकॉज डायरेक्शन का एंगल सेम है थीटा और मैग्नीट्यूड सेम है, तो साइन थीटा वाली कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए। तो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम कहाँ आया? टोटल सेम डायरेक्शन में किसके बराबर? 2u cos थीटा, करेक्ट, 2u cos थीटा। तो मोमेंटम वाई डायरेक्शन में 0 हो गया। अभी देखा था इस डायरेक्शन में तो हमारे कैंसिल आउट हो गए थे, नेट इसी डायरेक्शन में आया 2mu cos थीटा, mu cos थीटा ऐड हो जाएगा, करेक्ट। तो बस आपके पास थीटा कितना है यहाँ पे? 220.5, तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। बताओ, ये चीज समझ में आई? क्या किया है? मैम समझ नहीं आई। समझ नहीं आई? मैम रिपीट कर दो, मैम रिपीट कर दो। देखो, मान लो ये आपका उस ओ पॉइंट पे एक बॉलर बैठा हुआ है, ठीक है, ये बॉलर है। यहां से तुम्हारे पास एक बॉल आई और इस बॉलर के बैट से, सॉरी, इस बैटमैन के बैट से हिट करती है, ठीक है। ये बॉल आ रही है, ये हिट करती है, हिट करी, ये जो बॉल आ रही है इसके पास कुछ अपनी खुद की वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी से आ रही है वो?
मान लेते हैं u वेलोसिटी से, ठीक है। ये u वेलोसिटी से आई। अब तुम्हारे सवाल में गिवन है कि जब ये बॉल इस बैटमैन के बैट से हिट करेगी तो ये कितने से एंगल से डिफ्लेक्ट करेगी? 45 डिग्री। 45 डिग्री से। मैं इस 45 डिग्री को बराबर बांट देती हूँ ऐसे, बस मैं मान लेती हूँ वो 45 डिग्री का आधा, यानी जो बटेगा 45 का आधा 22.5, ये एंगल कितना हुआ? थीटा, और ये एंगल भी कितना हुआ? थीटा। बात समझ में आई? ये वेलोसिटी कितनी होगी? v। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे सवाल में क्या बोला है, इनिशियल स्पीड किसके बराबर है? विदाउट चेंजिंग इट्स, क्या कह रहा है, बॉल को डिफ्लेक्ट तो किया बट विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड में कोई भी फर्क नहीं आया, मतलब फाइनल स्पीड में कोई फर्क नहीं आया, वो कितनी रही जितनी इनिशियल है। यानी इनिशियल 54 किलोमीटर पर आवर है तो वी भी कितनी रही होगी? 54 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई इतनी यहाँ तक? ये बताओ, इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो यानी यहां से तुम लिख सकते हो क्या, मेरे पास u बराबर v जो कि 54 किलोमीटर पर आवर है, इसे चेंज भी कर सकते हो किलोमीटर अपॉन आवर। कितने पे जाएगा ये, इसको देख लेना, ठीक है। तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी v। बट अब हमें ये देखना है कि वेलोसिटीज के कंपोनेंट कहाँ हो रहे हैं। देखो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी ये फाइनल वेलोसिटी v, तो बेटा u का यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा? u cos थीटा। थीटा के साथ में cos थीटा आता है। u का यहाँ कौन सा कंपोनेंट बनेगा y डायरेक्शन में? u sin थीटा। बताओ, ठीक है। अब नीचे Yes, जो ma'am. v वाली वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी v है, जो फाइनल वेलोसिटी v है, उसका ये थीटा कंपोनेंट है, तो इसका मतलब v का यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा? v cos थीटा। v का यहाँ डाउनवर्ड्स में कौन सा कंपोनेंट आएगा? v sin थीटा। v sin थीटा आया ना। अब देखो जरा y डायरेक्शन में, देखो क्या y डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटीज है? भाई u की वैल्यू बराबर है, थीटा एंगल बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी ना y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटीज हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा मोमेंटम कट गया। लेकिन जरा x डायरेक्शन में देखो, x डायरेक्शन में तो ऐड हो गई ना, u cos थीटा प्लस v cos थीटा, और तुमने बोला है कि u v के बराबर है, तो क्या इसको 2u cos थीटा लिख सकते हो? इम्पल्स कितना लिख दोगे? इम्पल्स का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू डेल्टा वी। मास एज इट इज तुमने v तो निकाल ही लिया, कितना? 2u cos थीटा। 2u cos थीटा, ये इम्पल्स है तुम्हारा। बस बताओ अगर नहीं समझ में आया तो। अभी बताओ। आ गया मैम। Yes, ma'am. Done. थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। हर किसी का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। म्यूचुअल फोर्सेस आर ऑफ सेम फोर्सेस अराइजेस ऑन बोथ बॉडीज, ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट, forces are equal in magnitude, force act in opposite direction, but they will act, force don't cancel each other because they act on different bodies. क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? थर्ड लॉ में क्या कहता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इंटरेक्ट करते हैं ऑन डिफरेंट टू बॉडीज, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है कि वो अगर आगे जाएगा, है ना, ये अगर तुम्हारा सेलर आगे मूव करेगा तो तुम्हारी बोट कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन तो जो फोर्स एक्ट करेंगे वो अपोजिट बॉडीज पे करते हैं। देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तुम्हारा थर्ड लॉ है, ठीक है। ये रहा, प्रेसेस द बोट विथ फीट पीछे की तरफ। अब ये सवाल है कि क्या, जैसे अर्थ मान लो, अर्थ पुल ए स्टोन डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पुल करती है? नीचे की तरफ। अगर कल को तुम अभी कोई भी अगर स्टोन उछाल के देख लो या किसी भी पत्थर को ऊपर उठा के देख लो,
तो ग्रेविटी उसको कहाँ खींच लेती है, नीचे डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच लेगी ना, राइट। अब सवाल ये है कि क्या स्टोन भी फोर्स लगाएगा अर्थ पे? डज द स्टोन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अर्थ? क्या ग्रेविटी पड़ी है? भाई मास पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो अगर अर्थ स्टोन को अट्रैक्ट कर रही है तो क्या स्टोन भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ? बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। तो यानी Yes, स्टोन ma'am. पर कहाँ फोर्स लगाएगा? अपनी तरफ। मेरी बात समझ में? ये अर्थ है, ये स्टोन है, तो ये अर्थ स्टोन को कहाँ खींचेगी बेटा? अपनी तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर ये स्टोन है, ये अर्थ को कहाँ खींचेगा? ये इसको अपनी Ma'am. तरफ खींचेगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा। हाँ ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, ये स्टोन भी अर्थ की तरफ फोर्स लगाएगा, बट ये फोर्स इतना स्मॉल होता है कि हम एज कंपेयर टू अर्थ के फोर्स के उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने जो मेन टॉपिक है, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वेट। क्या हुआ भाई? वेट, वेट कहाँ एक्ट करता है बेटा? वेट किसकी वजह से होता है? वेट किसकी वजह से लगता है? ग्रेविटी। 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 ग्रेविटी जहाँ एक्ट करती है वहीं ग्रेविटी का फोर्स भी एक्ट करेगा, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ की तरफ ही लगता है वेट, यानी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो वेट का वैल्यू हमेशा क्या होगा? मास इनटू ग्रेविटी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? किसकी वजह से आता है? कांटेक्ट की वजह से, है ना। नॉर्मल फोर्स बेटा कांटेक्ट की वजह से आता है कि अगर मान लो ग्राउंड और तुम्हारे ग्राउंड के पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जितना ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा उतना ही ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा, यानी ये कांटेक्ट फोर्स है, जिसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। तो देखो बात समझ में आई? क्या है ये तुम्हारा ग्राउंड और ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट। तो देखो ग्राउंड ने ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया? ऊपर की तरफ नॉर्मल, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी ग्राउंड पर कितना फोर्स लगा रहा है? उतना ही एन फोर्स लगा रहा है। और ये फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट, बट दोनों अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं। ये नॉर्मल फोर्स कैसा फोर्स होता है? कांटेक्ट फोर्स। बात समझ में आई? Yes, ma'am. फ्रिक्शन पता है? फ्रिक्शन किसके अगेंस्ट लगता है? रिलेटिव मोशन के, है ना। जब भी हमारे पास फ्रिक्शन को डिटेल में फ्रिक्शन में पढ़ेंगे, बस फ्रिक्शन एक रिलेटिव मोशन, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो वहां क्या अराइज हो जाता है? फ्रिक्शन अराइज हो जाता है ना। जैसे कैसे अराइज होगा? ग्राउंड किस में है भाई? ग्राउंड तो रेस्ट में है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर फोर्स को, इस ऑब्जेक्ट को आगे मूव करा रहे हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसको आप आगे मूव करा रहे हो, तो क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? भाई ग्राउंड रेस्ट पे है, ग्राउंड रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड पे रखा हुआ है वो आगे मूव कर रहा है। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मूव करा तो मोशन क्या हो गया? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन हो गया। तो जहां अब मोशन आ जाएगा तो वहां क्या लगेगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। बात समझ में आई? अब लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कितनी वैल्यूज होती हैं, ये फ्रिक्शन के चैप्टर में ही पढ़ेंगे एनएलएम के बाद। ठीक है, टेंशन फोर्स किसकी वजह से लगता है? टेंशन फोर्स किसकी वजह से लगेगा? अगर मान लो आपके पास यहाँ पर एक कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से आपने कोई भी एक वेट लटका दिया, तो इस वेट की वजह से यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा भाई? एमजी फोर्स, एमजी फोर्स लगेगा। तो इस स्ट्रिंग के पार्टिकल्स आपस में फोर्स लगाएंगे। देखो जो टेंशन फोर्स होती है ना, वो माइक्रो लेवल्स पे देखते हैं कि कैसे लगती है। इस स्ट्रिंग के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे मान लो इसको तुमने एमजी से खींचा, तो ये स्ट्रिंग के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये किसकी तरह, कैसे पार्टिकल्स कैसे एक्ट करते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर माइक्रो लेवल पे जाके देखते हैं तो ये स्प्रिंग सिस्टम बनाते हैं कि अगर इसको आगे खींचोगे तो इसमें एक ऐसा फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लाना चाहेगा खुद को।
बात समझ में आई? तो अगर ये पार्टिकल ए पर तुम आगे mg फोर्स लगा रहे हो तो ए वाला पार्टिकल खुद को कहाँ लेके आना चाहेगा, पीछे, ठीक है। ऐसे ही बी वाले पार्टिकल पर अगर आगे की तरफ फोर्स लगाओगे तो बी पार्टिकल खुद को लाना कहाँ चाहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये माइक्रो लेवल्स की फोर्स होती है। जब इसको बैक में बना के देखते हैं तो ये फोर्स कहाँ लगती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ mg। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी ऑब्जेक्ट के। तो जैसे mg यहाँ पर है तो टेंशन कहाँ लग जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ, है ना। तो टेंशन को हमेशा कहाँ लगाना, किसी भी फोर्स के अपोजिट में। जैसे ये mg नीचे लग रहा है, ऊपर ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको टेंशन को ऊपर की तरफ लगाना, तो ये टेंशन फोर्स हो जाएगी। मान लो यहाँ पर मेरे पास दो पुली हैं, यहाँ पर मैंने एक वेट लटका दिया, मैंने यहाँ पे एक वेट और लटका दिया, ठीक है। मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब देखो अब कैसे लगाओगे टेंशन की डायरेक्शन। अब सुनो मेरी बात, अगर ये पुली कैसी है, मासलेस पुली है। कैसी पुली है, मासलेस। आइडल स्ट्रिंग। पुली मासलेस है और वेट भी कैसा है, जो स्ट्रिंग है इसके, ये भी कैसी है, मासलेस, ठीक है। पुली भी मासलेस है और ये स्ट्रिंग भी कैसी है, मासलेस, ठीक है। तो देखो क्या होगा, याद रखना ये स्पेशल, ये एनएलएम में तो ज्यादातर मान के ही चलते हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए कि अगर पुली मासलेस है और स्ट्रिंग भी मासलेस है, तो मान लो इस m2 का वेट नीचे लग रहा है m2g, तो जो टेंशन लगेगी वो ऊपर लगेगी t। हर पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगी, यहाँ पे हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगी, और यहाँ पर भी आके इसमें भी टेंशन सेम हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ नीचे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, m1g। तो अगर तो टेंशन रिमेन्स सेम। तो ऐसी पुलीज में जहां पर तुम्हारे पास पुली भी मासलेस हो और स्ट्रिंग मासलेस हो, तो टेंशन क्या रहती है, टेंशन रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट, ठीक है। हम पुली हमेशा मासलेस रहती है, नहीं नहीं ना, नहीं ऑलवेज नहीं होती। हम लेके चल सकते हैं, फिर उस केस में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अलग तरीके से होंगे, ठीक है। टेंशन रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट। बात समझ में आई? तो अगर मासलेस पुली है और स्ट्रिंग भी, ये तुम्हारी जो रस्सी है इसके पास भी अगर मास नहीं है, तो हर पॉइंट का टेंशन क्या रहने वाला है, हर पॉइंट का टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। फिर आता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, अगर तुम्हारी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, अगर ये नेचुरल लेंथ पे है तो अभी तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन अगर तुमने इस स्ट्रिंग को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, तुमने इस स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया कितने अमाउंट से, मान लो x0 अमाउंट से, है ना। तो यहाँ पर क्या लगेगा भाई, यहाँ पर क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है Fr, और वो रीस्टोरिंग फोर्स ही क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स, और वो किसके बराबर होता है, हाफ के x स्क्वायर के। यहाँ पर x0 क्या होती है तुम्हारी, x0 का क्या मीनिंग होता है, दिस इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड वैल्यू, ठीक है। तो x0 वो वैल्यू है जो स्ट्रिंग को या तो कंप्रेस करा गया है या एक्सपेंड किया गया है। तो स्प्रिंग की वजह से लगने वाला स्प्रिंग फोर्स ये होता है कि अगर आपने किसी रस्सी को, या सॉरी रस्सी नहीं, स्प्रिंग को, आपने स्प्रिंग को आगे पकड़ के खींच दिया, तो रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लाना चाहेगा, उसको उसी डायरेक्शन में वापस लाना चाहेगा। यानी स्प्रिंग हमेशा अपने कौन सी लेंथ पे आना चाहती है, नेचुरल लेंथ पे। बात समझ में आई? स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहती है, अगर आप उसको कंप्रेस कर दोगे तो वो फिर अपनी एक्सटेंड होना चाहेगी। बात समझ में आई? और कंप्रेस कर एक्सटेंड कर दिया तो वो वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहेगी। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, ये दिखाया भी हुआ है, ठीक है। सॉरी स्प्रिंग फोर्स, मैंने ये एनर्जी बता दी, आई एम सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड बता दिया ना, दिस इज योर एनर्जी स्टोर्ड। यहाँ तो ये एनर्जी स्टोर्ड हुआ है स्प्रिंग फोर्स में। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के आता है तो माइनस के एक्स आता है, माइनस के एक्स। तो माइनस डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, फोर्स हमेशा कहाँ लग रहा है, ये फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द, फोर्स कहाँ लगेगा, ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, फोर्स हमेशा किसको डिस्प्लेस करेगा, तुम्हारी अपोज करेगा डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड स्टेट। अगर वही था कि अगर इसको आगे पकड़ के खींच दोगे तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लाना चाहेगा, उसको
वापस अपनी डायरेक्शन में लेके आना चाहेगा। तो फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये माइनस साइन दिखाता है, ठीक है। और यही तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स है। तो फोर्स F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है स्प्रिंग के अंदर, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जैसे हमारे पास डायग्राम आ गए, फ्री बॉडी डायग्राम, दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, दो मासेस दिख रहे हैं, बीच में एक मासेस लगा हुआ है, इंटरेस्टेड इन मोशन ऑफ 15 kg। इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बताओ क्या क्या फोर्स लगाने हैं इस पे। यहाँ पर नीचे वेट लगेगा mg, टेंशन, इस 15 kg पे नीचे वेट लगेगा बेटा mg, ठीक है। सब वेट लगा, फिर क्या होगा, टेंशन लगेगा, यहाँ पर टेंशन T, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ये टेंशन T लगेगा। दोनों अलग अलग पुलीज हैं, देखो मान लेते हैं यहाँ टेंशन T1 लग रही है, यहाँ सपोज करो यहाँ टेंशन T है, तो टेंशन हमेशा क्या लगती है, अपोजिट टू द मास की डायरेक्शन। तो यहाँ पर अपना T1 है, ये हो जाएगा T2, ठीक है। इस तरीके से तो सारे फोर्स हमने बना लिए, यहाँ पे सारे फोर्सेस हमने बना लिए, देखो। अच्छा उसमें बना के नहीं दिखाया उसमें। तो क्या डायग्राम देखो, क्या बना, क्या बोला है उन्होंने, फ्री डायग्राम के स्टेप्स क्या है हमारे पास। ड्रॉ ए स्केच ऑफ द सिचुएशन, आइडेंटिफाई ए सिस्टम, आइडेंटिफाई ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं सिस्टम पे वो लगा दो, विद डायरेक्शन लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपने आप फोर्सेस को निकाल सकते हो। क्या यहाँ पे तुम निकाल सकते हो, इसमें बताया भी तो नहीं इसमें निकालना क्या है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। ये समझ में आया, फोर्सेस का मास डिनोट कर दिए, और अलग अलग पुलीज थी तो इनका क्या बना दिया। देखो ये पुलीज अलग अलग है तो इनकी टेंशन अलग है, ये सेम पुली नहीं है। मेरी बात समझ में आई कि तुम कहोगे मैम टेंशन सेम क्यों नहीं रखी, ये अलग अलग पुली है, देख लो अलग अलग है ना, करेक्ट। T1 और T2। तो देखो एम कौन सा वाला वेट ज्यादा है, मुझे पहले एक बात बताओ। 15 किलो ज्यादा है, 15 kg 15 किलो ज्यादा है, तो 15 वाला Yes, इसको ma'am. यहाँ, हाँ 15 वाला इसको यहाँ पर पुल कर देगा नीचे की Yes. तरफ। तो यानी इसकी एक्सीलरेशन, इस ब्लॉक की एक्सीलरेशन नीचे हो जाएगी, ए मान लेते हैं A1, ठीक है। ये वाला ब्लॉक, अपवर्ड, हाँ ये इसको ऊपर क्लिक कर लेगा। क्या 5 kg का हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं, कितना लग रहा है, ठीक है। अभी अभी आगे भी करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। और एक बार डायग्राम स्केच करना सीखो। जैसे ये है, यहाँ पर हम बना सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बस। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड विद 2 strings as shown in the figure, draw the free body diagram। तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। 2 स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, एक तो ये रही और एक ये बांधी हुई। तो देखो एक तो यहाँ टेंशन T हो जाएगी, टेंशन का फोर्स लगेगा, और क्या लगेगा, देखो टेंशन लगी भाई, एक तो टेंशन यहाँ लगेगी इस वाले ब्लॉक की, इस वाले स्ट्रिंग की T2, एक इस वाले की लगेगी कुछ टेंशन T, मान लो T1 का ये थीटा कंपोनेंट है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा नीचे की तरफ, T1 cos थीटा। बात समझ में आई, देखो ये T1 है तो इसका ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, T1 cos थीटा। इस T1 का ये वाला कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, T2 sin थीटा। कंपोनेंट कर लिए ना, इस तरीके से कंपोनेंट कर सकते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना कौन सा लग रहा होगा, mg, है ना। तो इस तरीके से हमने सारे फोर्स बना लिए। तो जहां जहां स्ट्रिंग दिखेगी, स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन का फोर्स, ठीक है। तो T1 को भी देखो टेंशन के इस स्ट्रिंग के अलोंग ही लगाया है। बात समझ में आई, यहां पर भी लगा सकते हो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। इस mg का डाउनवर्ड लगेगा फोर्स, ऊपर टेंशन लगेगी, और एक यहाँ पर टेंशन कैसे लगेगी, अवे T। तो यानी हो गया। हो सकता है ये ब्लॉक हैवी हो तो इसको नीचे ले आएगा A से, ये वाला ब्लॉक फिर सेम एक्सेलरेशन से आएगा,
समझ में? तुमने सबके फोर्स बना दिए ना, mg ऊपर वाले का m फोर्स बनाया है, उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन का फोर्स उस पर आ गया। ठीक है, तो इस मास पर, इस ऊपर वाले m पर नेट फोर्स कौन सी लग रही है? टेंशन की नेट फोर्स लग रही है। नेट फोर्स के बारे में भी बाद में देखेंगे, एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं। बस अभी तुम ये देखो, बस फोर्स निकाल। मैम टेंशन सेम डायरेक्शन में नहीं होगी? टेंशन सेम डायरेक्शन में? सेम में नहीं, टेंशन को अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जहां ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे। ठीक है, कैसे लगाओगे और कैसे लगाओगे टेंशन को? सही है ये डायरेक्शन। एक्सेलरेशन अभी बाद में सीखेंगे, पहले फोर्स बनाने सीखो। देखो यहाँ पर mg नीचे लगेगा, इस स्ट्रिंग की वजह से टेंशन ऊपर। अब ये सेम पुली से जुड़ी हुई है, यानी ये सेम रस्सी है, सेम रस्सी पर सेम टेंशन आती है, अलग अलग नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू है वो सेम होगी, बट डायरेक्शन कहाँ लगाते हैं? अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। तो ये अपोजिट ऑब्जेक्ट की तरफ लगेगी टेंशन। तो ये हमने अभी डायग्राम में अपने सारे फोर्स बना लिए। ठीक है, ये हमारे फोर्सेस आ गए। अब इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। क्या होगा इक्विलिब्रियम? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना हो जाए, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना कर देते हो? 0 कर देते हो, पार्टिकल किस में हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ बोला गया है इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस F1 एंड F2 3। तो यानी ये सारे फोर्सेस किस में होंगे भाई? देखो यहाँ लग रहा है F1 बेटा, इसके जस्ट ऊपर लग रहा है F2। देखो ध्यान से, ये F3 को जो इस एंगल पे लगाया हुआ है 60 डिग्री पे, तो यानी F3 का जो ये कंपोनेंट होगा कौन सा? F3 cos 60 डिग्री, इस डायरेक्शन में यही बनेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बनेगा F3 का साइन 60 डिग्री। तो इसका मतलब जो F3 साइन 60 डिग्री है वो किसके बराबर रहा होगा? F2 के, तभी तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। F3 का cos 60 डिग्री किसके बराबर होगा बेटा? F1 के, तभी कैंसिल कर पाएंगे एक दूसरे को। तो ऐसे फोर्सेस जो इक्वल हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, जिसकी वजह से पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो तुम्हारा पार्टिकल किस में कहलाया जाएगा? इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आई? F3 को का कंपोनेंट बराबर करना पड़ेगा। देखो इस F3 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? एंगल थीटा के डायरेक्शन में कॉस बनता है, तो F3 कॉस आया ना यहाँ पे। अपोजिट में क्या बनेगा? साइन, तो यहाँ पर F3 साइन थीटा हो जाएगा। बताओ, बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो ये क्या कह रहा है? एक ब्लॉक है जिसका वेट 100 न्यूटन है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रोप टाइड टू अदर रोप्स एट पॉइंट O। देखो इसको दो जगह से लटकाया हुआ है। वन रोप इज हॉरिजॉन्टली अटैच टू द वॉल, एक को तो हॉरिजॉन्टली अटैच किया गया है, जैसे ये रहा, ये वाली हॉरिजॉन्टली है और दूसरे को एंगल 60 डिग्री पे है। तो व्हाट आर द टेंशंस इन ईच ऑफ द रोप? ठीक है, तो तुम्हें टेंशंस निकालनी है इन रस्सियों की। निकाल सकते हो? डायग्राम बनाओ। देखो यहाँ पर मान लो कि यहाँ नीचे mg लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन T2, ये टेंशन अपनी मान लेते हैं T3 है। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। देखो हॉरिजॉन्टल, तो ये T3 का कौन सा कंपोनेंट बनेगा? T3 का cos 60 डिग्री, और ये ऊपर कौन सा बना? T3 का साइन 60 डिग्री। इतना समझ में आया जो अभी मैंने किया है? यस मैम। Yes, ma'am. T1 T2 थी, बस एंगल ले लिए। तो अगर ये इन्होंने बोला है कि इक्विलिब्रियम में है, तो यानी T1 तो किसके बराबर हो गया? mg के बराबर। T1 तो mg के बराबर, जो इसका वेट है। तो वेट कितना दिया हुआ है? तो T1 किसके बराबर आ गई? 100 न्यूटन। T1 100 न्यूटन के बराबर है, तो यानी T3 का देखो साइन 60 डिग्री किसके बराबर होगा? 100 न्यूटन, विच इज योर T1। देखो ये वाला कंपोनेंट, ऊपर वाला और ये नीचे वाला बराबर होंगे ना इक्विलिब्रियम के लिए। तो
साइन 60 कितना होता है, √3/2 इक्वल्स टू T1 कितना है 100। तो T3 कितनी आ गई भाई, 200/√3। T3 आ गई, T2 निकाल सकते हो, T2 निकाल सकते हो। अब T2 किसके बराबर हो जाएगा, T3 का cos, T3 cos 60 है ना। तो T3 200√3 cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, तो यानी 100/√3। बताओ सही है, कॉम्पोनेंट yes कर, ma'am ये हमने ऑलरेडी कॉम्पोनेंट कर लिए हैं। मैम इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम में जैसे सारे नेट फोर्सेस बराबर हो जाएंगे ना, है ना। मैम आपने इसमें सारे बराबर ही तो करे हैं, क्या अलग किया है। मैम ये बताओ। T3 दोबारा बता दो। हाँ T3 देखो, T3 ये वाली फोर्स थी, देखो दोबारा देख लो, ऐसे था ना ये। मैंने तुम्हें तीनों ये बता दी कि मान लो ये टेंशन कौन सी थी, मैंने T2 मानी थी, और ये वाली टेंशन, देखो टेंशन तो अलोंग द स्ट्रिंग लगाना, जहां टेंशन हो उसके अलोंग ही टेंशन लगेगी। T3 हो गई। अब मान लेते हैं मैंने ये भी टेंशन कोई T1 मान ली, जो कि किसके बराबर है, mg के बराबर है, ठीक है। अब इस T3 के बेटा कॉम्पोनेंट तो करने ही पड़ेंगे ना। कैसे करोगे, ये एंगल आगे ऐसे बढ़ा दो हॉरिजॉन्टली, अगर ये एंगल 60 है तो अल्टरनेट एंगल ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये T3 का कौन सा कॉम्पोनेंट बनेगा, cos 60, और ये परपेंडिकुलर वाला T3 का sin 60। अब देखो, तो सबसे पहले T3 sin 60 डिग्री किसके बराबर हो गया, mg के बराबर, तो T3 आ गया। अब T3 का कॉम्पोनेंट आ गया, तो ये किसके बराबर है, T2 के बराबर। तो फिर T2 को किसके बराबर रख दो, T3 इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये इक्विलिब्रियम सेटअप किया है। ऐसे क्वेश्चंस में इक्विलिब्रियम करके ही करते हैं। चलो आगे ट्राई करो। मैम हाँ मैम इक्विलिब्रियम मैम सेम डायरेक्शन में भी लग जाती है। नहीं, इक्वल फोर्स अपोजिट में होगा तभी तो कैंसिल करोगे। मैम आपने अब सेम डायरेक्शन में किया था, इज इक्वल टू कहाँ कहाँ पे बताओ, सेम डायरेक्शन में कहाँ है बेटा, मैम यहाँ है ना। T1 बेटा mg के बराबर है ना, ये T1 तो समझाने के लिए है। T1 किसके बराबर है, सारा mg के बराबर है ना। ये T1 हटा भी तो भी मैम जैसे ऑपोजिट रिएक्शन वो हाँ, equilibrium। ये T3 sin 60 लो, यहाँ से mg के बराबर कर लो सीधा बस। अब ठीक है, अब बताओ क्या कह रहे हो। मैम जैसे ऑपोजिट है वही है ना इक्विलिब्रियम। हाँ, दो फोर्सेस कैंसिल कर देना अपने आप को। तो कैंसिल कैसे कर पाएंगे, जब डायरेक्शन अपोजिट होगी, सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे ना फोर्स, हाँ जी ठीक। अपोजिट में ही तो कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है, two blocks of equal mass tied to each other using a light extensible string. One of the block is pulled up with a constant force. This the tension in the string joining the block. समझ में आया क्या कह रहा है। दो ब्लॉक हैं जिनका मास बराबर का दिया हुआ है, इनको एक रस्सी से बांधा गया है, लाइट स्ट्रिंग से। वन ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ देम, एक ब्लॉक को F4 से पकड़ के खींचा गया है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन बताओ बेटा। इस पॉइंट पे टेंशन T लगेगी ना, जो टेंशन यहाँ लगेगी वही टेंशन यहाँ लगेगी, सेम T। बात बताओ। यस मैम सेम टेंशन यहाँ लगेगी T। ठीक है, अब एक बार बताओ, मैंने नाम 1 और 2, सेकंड वाला जो ब्लॉक है उस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 मैम 2 कौन कौन से। F और T। टेंशन कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स। टेंशन कैसा फोर्स है बेटा, इंटरनल फोर्स। फर्स्ट वाले ब्लॉक पे देखो कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ मैम टेंशन फर्स्ट वाले ब्लॉक पे सिर्फ टेंशन लग रहा है।
अभी तुमने पढ़ा था एफ नेट किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। फर्स्ट ब्लॉक पे नेट फोर्स कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन, टेंशन, सिर्फ और सिर्फ टेंशन। तो यानी अगर मैं एक्सीलरेशन निकाल लूं तो मेरे पास टेंशन आ गई, आ गई। अभी और तुम्हें मैंने अभी एक चीज पढ़ाई थी, एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है, एफ नेट अपॉन टोटल मास, ये पढ़ाया था अभी। यस मैम। मुझे बताओ इन दोनों ब्लॉक पे नेट फोर्स कौन सी है, नेट फोर्स। मैम टेंशन। टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, देखो टेंशन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है ना, टेंशन इंटरनल फोर्स है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी। नेट फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल होता है। mg एम जी कहाँ है, F. ये ऐसे रखे हुए हैं ना, ये लटक थोड़ी रहे हैं, इसको तो रखा हुआ है ना एक उस पे एफ, ये लटक थोड़ी रहे हैं किसी रस्सी से, ये तो ऐसे बैठे हुए हैं ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जब भी मैं एक्सीलरेशन की बात करूंगी, एक्सीलरेशन निकालनी है, तो याद रखना क्या फॉर्मूला लगाओगे, एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास। तो जो तुम्हारी टेंशन है ये इंटरनल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लगाया है, एफ। टोटल मास कितना है, एम प्लस एम, तो यानी कितना हुआ, एफ अपॉन 2m। तो यहां से टेंशन किसके बराबर आ गई, m इंटू एक्सीलरेशन क्या है, f अपॉन 2m। m से m कट गया, तो टेंशन किसके बराबर आ गई बेटा, t f बाई 2। किसके बराबर आई, f बाई। बाय। बात समझ में आई। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो टेंशन किसके बराबर आ गई, f बाई 2 के। ये वाला देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो मासेस हैं 8 किलो और 12 किलो, उनको हम एक रस्सी से कनेक्ट करते हैं फ्रिक्शनलेस पुली से। ये रस्सी है, एक में मैंने कितना मास लगाया, 8 kg का, और दूसरे में बेटा 12 kg का, है ना। ट्वेल्व kg का। तो कह रहा है कि एक्सीलरेशन बताओ कितनी है, और टेंशन, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन, बताओ कर सकते हैं क्या, कैसे करोगे, पहले फोर्स बनाओ। इक्वल टू mg। पहले फोर्स बता रहे हैं, फोर्स कैसे बताएंगे, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg। यहाँ पर टेंशन अलग अलग होगी कि सेम होगी, अलग अलग, एक ही रस्सी से जुड़े हो, देखो एक ही रस्सी, सेम होगी। सेम टेंशन, यहाँ भी टेंशन टी, फिर ये टेंशन जाके यहाँ पर ऊपर टेंशन टी, ठीक है। तो देखो ये 12 किलो वाला ज्यादा वेट हैवी है, तो ये इसको नीचे ए एक्सीलरेशन से पुल करेगा, डाउन, ये नीचे ए से जाएगा तो 8 वाला उतना ही ऊपर ए से मूव करेगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन देखो भाई, 12 वाला mg ज्यादा है 12 किलो वाला, तो वो नीचे जाएगा तो 8 वाला ऊपर उठेगा, और सेम एक्सीलरेशन से। तो पहले एक्सीलरेशन की बात करते हैं, एक्सीलरेशन किसके बराबर है, अभी मैंने तुम्हें बताया है, एफ नेट अपॉन टोटल मास। अब मेरे को बताओ कौन से नेट फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, नेट एक्सटर्नल, हाँ टेंशन इंटरनल फोर्स है, तो टेंशन को मत काउंट करना एक्सीलरेशन निकालते वक्त। तो एफ नेट कौन से एक्सटर्नल कौन सा फोर्स है, एम जी और एम। 12 वाला कितना हुआ, 12 जी, और एम ये वाला कितना हुआ, 8 जी, करेक्ट। टोटल मास कितना है, हम 12 प्लस 8। 12 प्लस 20. ठीक है। ये अब ग्रेविटी की वैल्यू 10 रख सकते हो, तो 120 में से 80 गया, कितना बचा बेटा, 40.
12 + 8 कितना हुआ? 20। एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 2. 2. ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, यही दी हुई है। ठीक है, ओके, हमने एक्सेलरेशन निकाल ली। अब क्या निकालना है? टेंशन। कैसे निकालोगे अब टेंशन? अब बेटा फोर्सेस देखो, जो ये 12 किलो का ब्लॉक है इसको देखो, इस पे जो 12 केजी का ब्लॉक है इसको देखो, इस पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? मैम मैम हाँ जी, हाँ बेटा बोलो। 12G माइनस 8G 14 कैसे आए? जी की वैल्यू रखो ना, ये ग्रेविटी भी तो है। फोर्स किसके बराबर होगा? मास इंटू ग्रेविटी। तो आपने 12 किलो का तो मास रखा है, ग्रेविटी की वैल्यू जी है, तो इसको तुम जी हटा दो। ओके मैम. ये 10 है, 120 माइनस 80। ठीक है, एफ नेट यानी ये तुम्हारे मास हो गए ना, ये 120 केजी का हो गया और ये 80 केजी का हो गया। बात समझ आ गई? 120 में से 80 गया तो 40। अब एक्सीलरेशन आ गया। अब जरा 12 केजी वाले ब्लॉक को देखो, 12 केजी वाले ब्लॉक पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? मैम जी mg. ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन तुमने क्या मानी है? डाउनवर्ड। Downward. तो इसका मतलब कौन सा वाला फोर्स बड़ा होगा? अगर एक्सीलरेशन नीचे है तो इसका मतलब कौन सा फोर्स बड़ा है? mg बड़ा है। मैम जी तो तुम अब इक्वेशन क्या लिखोगे? देखो, mg नेट फोर्स, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो एफ नॉट मतलब नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स इक्वल्स टू एम ए। यही तो बनेगा, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। देखो, एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है? एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मैं कौन से ब्लॉक पे देख रही हूँ? 12 किलो वाले ब्लॉक पे। तो 12 केजी वाला ब्लॉक पे डाउनवर्ड्स में mg लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, इक्वल्स टू नेट फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जिस ब्लॉक को आप देख रहे हो उसी का मास 12 इनटू एक्सीलरेशन। m कितना है? 12, 120 माइनस टेंशन इक्वल्स टू 12, एक्सीलरेशन 2 निकाली है, तो 120 माइनस टेंशन इक्वल्स टू 12 दूनी 24। टेंशन कितना हो जाएगा? 24 माइनस 120। तो टेंशन कितना आ गया बेटा? 120 में से 24 घटा दो, 96. ठीक है, ये लो, ये देख लो। तो ये हमने नेट फोर्स निकाला है। सबसे पहले एक्सीलरेशन, उसके बाद आप किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को एफ नेट से निकाल सकते हो। बताओ, ये समझ में आया क्या किया है? मैम नेट फोर्स कैसे निकाली? एफ नेट. हाँ, मैं बताती हूँ। एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। अब आप कौन सा ब्लॉक देखना चाहते हो? मैंने बोला एक 12 केजी के ब्लॉक पे नेट फोर्स निकालते हैं। 12 केजी के ब्लॉक पे तुमने देखा कितनी फोर्स लग रही है? 2। सिर्फ 12 केजी की बात कर रही हूँ, सिस्टम की बात नहीं कर रही। अगर पूरा सिस्टम लेते हैं तो टेंशन न्यूट्रलाइज हो जाती है क्योंकि इंटरनल फोर्स है। लेकिन जब सिंगल ब्लॉक को देख रहे हो तो सिंगल ब्लॉक पे टेंशन का फोर्स इफेक्टिव होगा। नीचे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, तो नेट फोर्स के लिए क्या mg में से क्या माइनस करोगे? टेंशन माइनस करोगे, तभी क्या मिलेगा तुम्हें? ma मिलेगा। बात समझ आ गई? ओके मैम. मैम टेंशन नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होती है। हाँ, किसके इक्वल होती है? मैम नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, टेंशन किसके बराबर होती है? मैम नॉर्मल रिएक्शन। नहीं, किसने कह दिया? मैम नॉर्मल रिएक्शन भी तो ऊपर की तरफ लगती है। अरे बेटा, नॉर्मल तो कांटेक्ट फोर्स की वजह से लगती है ना। ओके मैम। कुछ भी मत पढ़ो, अभी तो इसके बहुत क्वेश्चंस कराने के लिए। ठीक है, ठीक है फिर बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है एवरीवन? ओके मैम। ओके, ओके थैंक मैम। यू मैम. ठीक, बाय बाय। बाय मैम. बाय बाय। डाउट है तो आप डाउट ले लो अपने। मैम हाँ, यस पूछो, डाउट।
टेंशन निकाली ना, वो 12 kg वाले से निकाली, हम इसको 8 kg वाले से भी तो निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हो आप 8 kg वाले से भी। एक बार 8 निकाल के दिखाओ कैसे होगा। हाँ, मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल आप 8 से भी निकाल सकते हो। ये देखो, हमने ये पुली बनाई, दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है आपको? देखो, ये 8 kg वाला ब्लॉक था, स्क्रीन दिख रही है बेटा? मेरी स्क्रीन शेयर शायद नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ मैम। 1 मिनट करती हूँ, 2 मिनट। अब हो गई? नो मैम। हो जाएगी, हो गया। देखो ये। होगी। यस मैम हो गई। यस मैम। यस मैम। देखो, ये 8 किलो का ब्लॉक था और ये 12 किलो का। ठीक है, 8 kg वाले पे नीचे mg फोर्स लग रहा था और ऊपर टेंशन। ठीक है, एक्सीलरेशन कहाँ थी? मैंने एक्सीलरेशन ऐसे मानी थी, 12 किलो वाला हैवी है तो इसकी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड और 8 किलो वाले की एक्सीलरेशन ऊपर की। अगर अब 8 kg पे लगाना चाहते हो तो एक्सीलरेशन कहाँ है? ऊपर की तरफ, यानी कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? T minus mg। फोर्स बड़ा है तो 4 8 kg ब्लॉक कैसे लिखोगे? एफ नेट, रुको, एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ नेट इक्वल्स टू 8 किलो का ब्लॉक की बात कर रहे हो तो मास 8 इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितनी निकाली थी भाई आपने? 2। एक्सीलरेशन 2, एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक की सेम रहेंगी। अब हम नेट फोर्स लिखेंगे तो 8 kg के ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रही है। देखो, ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है और नीचे की तरफ वेट लग रहा है विच इज 80 kg। तो अगर एक्सीलरेशन ऊपर है मतलब कौन सा फोर्स बड़ा है? टेंशन का फोर्स। टेंशन माइनस mg इक्वल्स टू 16। mg कितना है? 80 इक्वल्स टू 16। तो यहां से देखो टेंशन किसके बराबर आ गई? 80 प्लस 16 यानी 96 न्यूटन। और यही मेरी बी वाले ब्लॉक से आई थी, 12 kg वाले से। ठीक है, किसी भी ब्लॉक से निकाल सकते हो। मैम मैम आपने 12 वाले में mg माइनस टी करा था, लेकिन आपने इसमें ये 8 वाले में t माइनस mg क्यों करा? हाँ देखो, 12 kg वाला ब्लॉक में मैंने एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ ली है बेटा? डाउनवर्ड। तो यानी मैंने, अगर एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है तो इसका मतलब mg फोर्स क्या है? mg फोर्स बड़ा है। अगर एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है ना, अगर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन तुमने मानी है, ये तुम मान सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो। अगर तुमने जहां पर एक्सीलरेशन नीचे माना है मतलब उस डायरेक्शन वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा। तो यानी 12 ब्लॉक पे mg फोर्स बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन 8 kg वाले में एक्सीलरेशन कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो यानी टेंशन का फोर्स बड़ा हो गया। बात समझ में आई? जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन वो फोर्स बड़ा लेना है। अब क्लियर हुआ? यस अभी मैम। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये बेसिक वाला था, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये याद रखो कि अगर सेम पुली है तो सेम टेंशन रहेगी, सेम पुली से मास कनेक्टेड है तो सेम दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन भी सेम ही रहेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा लेना है नेट फोर्स में। ठीक है, ओके मैम। चलो, यस मैम। ओके। और कुछ डाउट? एनी अदर डाउट्स किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है।